आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नए साल के दूसरे दिन भी भक्ति भाव के रंगों की है। देखिए, नए साल के दूसरे दिन भी मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कटरा की हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। सब भक्ति भाव में जय माता दी के जयकारे लगाते हुए मां के भवन की ओर प्रस्थान करते नजर आए। माता वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग ही भक्ति भाव नजर आया। नए साल पर माता वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाने के लिए 31 दिसंबर की देर शाम से ही यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण 45,000 होने के बाद उसे बंद करना पड़ा। 1 जनवरी की शाम को भी भक्तों की संख्या अधिक होने के चलते पंजीकरण बंद करना पड़ गया, जिसे अगले दिन सुबह 4 बजे फिर से खोला गया। इसके बाद श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए एक बार फिर आस्था की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां रामलला के दर्शन के लिए नए साल के दूसरे दिन भी भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित दूसरे प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का शुक्रवार यानी आज अंतिम दिन था, जिसमें दूर दूर से आए भक्त अंगद टीला भी पहुंचे, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सीता रसोई से रामलला के दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरित किया जाता है। साथ ही इस अवसर पर भक्तों ने सीता रसोई में तुलादान भी किया। उन्होंने यहाँ अपने वजन के बराबर सामानों का दान किया, जिसमें चावल, दाल, घी, मसाले, सब्जियां और फल जैसे सामान होते हैं। तुलादान इसलिए किया जाता है ताकि भगवान को अपने शरीर के वजन के बराबर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, हीरे, मोती या अनाज अर्पित कर सकें। इसके पीछे दान करने वालों को पुण्य की प्राप्ति और जन कल्याण की मान्यता है। नए साल पर शिरडी के साईं मंदिर में भी भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। नए साल के पहले दिन यहाँ हरियाणा के फरीदाबाद से पहुंचे एक भक्त ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर साईं बाबा को 80 लाख रुपए का बेशकीमती पत्थरों से लैस सोने का मुकुट अर्पित किया। इस नक्काशीदार 655 ग्राम वजनी मुकुट में लगभग 585 ग्राम शुद्ध सोना और लगभग 153 कैरेट के कीमती हीरे जड़े हैं। भक्त प्रदीप मोहंती ने पुजारी को मुकुट सौंपा, जिसे उन्होंने साईं बाबा की प्रतिमा के माथे पर पूरी श्रद्धा के साथ सुशोभित किया। ये तस्वीरें असम के श्रीभूमि की हैं, जहां नववर्ष पर भगवान के साथ मिलकर भक्तों ने वनभोज का आनंद लिया। श्रीभूमि के लाटू इलाके में भजन कीर्तन के साथ भोजन की तैयारी भी चलती रही। पूरे भक्तिभाव से भगवान गोपाल और राधा रमन की पूजा अर्चना के बाद उनके नाम का जप किया गया, फिर उन्हें प्रसाद चढ़ाया गया। इसके बाद भक्तों ने मिलकर प्रसाद चखा, यानी वन भोज का पूरा आनंद लिया। ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए जो जम्मू कश्मीर के गुरेज की तुलैल घाटी की हैं। यहाँ ताज़ा बर्फबारी के बाद इस घाटी का नज़ारा अद्भुत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इस घाटी का खास तौर से सफेद श्रृंगार किया हो। पहाड़ से लेकर पेड़ पौधे और घर, सब कुछ बर्फ की आगोश में समाया हुआ दिख रहा है। सब मिलाकर यहाँ खूबसूरत नज़ारों का दीदार हो रहा है, बिल्कुल सफेद वंडरलैंड जैसा। देश के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की सूखी पहाड़ियाँ भी बर्फबारी के बाद सफेद हो गई हैं। धाम के पीछे की चोटियों पर बर्फ जम चुकी है और काली चोटियां एक बार फिर से सफेद हो गई हैं। और अब बात करते हैं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। पहाड़ी राज्यों में नए साल की शुरुआत में ही भारी बर्फबारी देखने को मिली है। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में कुदरत अपना करिश्मा दिखा रही है। आसमान से गिरती सफेद बर्फ से कश्मीर की खूबसूरती और बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर को कुदरत ने सफेद सोने से ढक दिया हो। वहीं देवभूमि हिमाचल में भी कुदरत ने नए साल का शानदार तोहफा दिया है। मनाली से लेकर लाहौल स्पीति और अटल टनल तक जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हो रही ताजा बर्फबारी ने इन वादियों की खूबसूरती को और भी संवार दिया है। हवाओं में सिहरने वाली ठंडक, पहाड़ों पर सफेद सोना और गिरते हुए बर्फ के ये रुपहले फाहे नए साल की शुरुआत में चार चांद लगा दे रहे हैं। हिमाचल का धर्मशाला हो या चंबा, डलहौजी हो या फिर कुल्लू मनाली, इन जगहों पर हो रहा स्नोफॉल नए साल पर सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। कश्मीर की ये वादियां सफेद मखमल सी ढकी हैं।
गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में तो कुदरत का श्रृंगार सफेद सोने से मानो हुआ है। जन्नत में बिछी सफेद बर्फ की चादर, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ों की गोद में बसा सोनमर्ग। नए साल के कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। सोने की धरती कहा जाने वाला सोनमर्ग सफेद सोने की तरह चमक रहा है। चारों तरफ जमी भारी बर्फ ने सोनमर्ग को विंटर वंडरलैंड बना दिया है। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ का पारा भले ही शून्य से भी नीचे सरक गया हो, लेकिन नजारा जन्नत से कम नहीं है। अगर आप सुकून और कुदरत के सबसे बेहतरीन नजारे का दीदार करना चाहते हैं तो सोनमर्ग से बेहतर कोई और जगह हो नहीं सकती। ये है गुरेज की तुलैल वैली, जहां आधुनिकता का शोर नहीं बल्कि कुदरत की खामोशी उतरी है। एलओसी के करीब बसा गुरेज सेक्टर और उसकी खूबसूरत तुलैल वैली ताजा बर्फबारी के बाद परी लोक जैसी नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी ने यहाँ के पारंपरिक लकड़ी के घरों को सफेद चादर से ढक दिया है। यहाँ बिछी बर्फ की ये मोटी चादर बता रही है कि गुरेज की सर्दियाँ सिर्फ चुनौतीपूर्ण नहीं बल्कि खूबसूरत भी होती है। बर्फबारी के ये नज़ारे इतने दिलकश हैं कि पलक झपकती ही नहीं। कश्मीर के पुंछ में भी कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है। पुंछ की ऊंची चोटियों से लेकर मशहूर मुगल रोड तक हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद हो गई है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर मुगल रोड पर देखा जा रहा है, जबकि पीर की गली जैसे क्षेत्रों में कई फीट तक बर्फ जमी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। श्रीनगर में भले ही अभी बर्फ गिरी नहीं है, लेकिन कड़ाके की ठंड और चिलाई कलां के तेवर साफ महसूस किए जा सकते हैं। सूरज की लुका छिपी के बीच श्रीनगर का पारा शून्य से भी नीचे पहुंचा हुआ है। ये मौसम दिन में सुहाना होगा, जबकि रात में अब कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अब की बार सबसे ज्यादा ठंड आने वाले दिनों में कश्मीर में पड़ेगी, और यदि बात की जाए तो आने वाले दिनों में रात का तापमान -5 डिग्री तक भी जा सकता है, जो सबसे कम तापमान अब तक का कश्मीर में होगा। भले ही श्रीनगर को बर्फबारी का इंतजार हो, लेकिन डल झील की रौनक में कोई कमी नहीं आई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक शिकारी की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मा गर्म कहवा की चुस्कियां और शिकारी की सैर सैलानियों को खूब पसंद आ रही है। एक्चुअली हम लोग सोनमर्ग गए, गुलमर्ग गए और यहाँ गए, डल लेक गए और अभी पहलगाम जा रहे हैं जी। तो स्नोफॉल विटनेस किया? स्नोफॉल इमेजिन, मतलब नो वर्ड्स। उसी समय जब हम लोग सोनमर्ग गए थे परसों, तो स्नोफॉल उसी समय हो रहा था। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कश्मीर की तरह हिमाचल में बर्फबारी ने वादी की रौनक को बढ़ा दिया है। सोलंग वैली और अटल टनल के चारों ओर गिरती ये बर्फ, सफेद चादर में लिपटे पहाड़ और सर्द हवा के बीच सैलानियों की मस्ती। यहाँ पहुँचे पर्यटक बर्फबारी को देख बेहद खुश हैं और इस पल को यादगार बनाने के लिए फोटो भी खिंचवा रहे हैं। सोलांग और अटल टनल के बीच आप देख सकते हैं किस तरह हैवी स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप देखें इस तरफ जो है अब रोड्स भी क्लियर करा रही है पुलिस, लेकिन टूरिस्ट जो है इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। इस स्नोफॉल के लिए आए थे। और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। तो किस तरह का वेदर लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा वेदर कभी नहीं देखा। फर्स्ट स्नोफॉल, वी आर एंजॉयिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस। बहुत मजा कर रहे हैं। तो लगातार लोग मनाली में वेट कर रहे थे स्नोफॉल के लिए, फाइनली हो गया। हम लोग काफी लकी हो गए अभी। सोलंग वैली और अटल टनल के बीच पर्यटकों की ये बड़ी संख्या जाम लगने के बाद भी मस्ती करने से चूक नहीं रही। मौसम की मेहरबानी से सबके चेहरे खिले हैं। आप देखिए किस तरह जो है लोग लगातार एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल है। इसका इंतजार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये विजुअल्स आप देखिए। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मनाली बहुत ही अच्छा मौसम है। मनाली के अंदर यहाँ देख के बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो बढ़िया। ये मौसम था जिसके लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। पूरी रात पार्टी हुई, लेकिन अब सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे यहाँ पर हाईवे पे भारी बर्फबारी हो रही है।
फिजा में तैर रहे बर्फ के सफेद फाहे कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती का एहसास करा रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ताजा बर्फबारी ने न सिर्फ वादियों की खूबसूरती बढ़ाई है बल्कि होटल कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक ला दी है। अगर आप भी बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ये वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। मनाली से असीम बस्सी और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीएम योगी ने 24 घंटे में दिलाया बीमार बेटी को इंसाफ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में शुक्रवार को 43,51,000 रुपए कीमत का एक सोने का मुकुट चढ़ाया गया। इस मुकुट का 620 ग्राम वजन है, जिसमें कई हीरे लगे हुए हैं। ये मुकुट जय भोले ग्रुप की ओर से भेंट किया गया। अंबाजी मंदिर में अभी शाकंभरी नवरात्रि चल रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और कई भक्त माता रानी के मंदिर में दिल खोलकर दान कर रहे हैं। लखनऊ में भूमाफियाओं की प्रताड़ना झेल रही अंजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर महज 24 घंटे के भीतर उनका मकान वापस दिला दिया गया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन हड़पने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंजना के पिता बिपिन चंद्र भट्ट भारतीय सेना में मेजर थे। 1994 में पिता के निधन के बाद अंजना के भाई और बहन की भी मौत हो गई। अकेली बची अंजना सिजोफ्रेनिया बीमारी से जूझ रही हैं और रिहैब सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। जब अंजना अपने घर में दोबारा दाखिल हुई तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने घर की दीवारों को छुआ, नारियल फोड़ा और दीप जलाया। भावुक होकर उन्होंने कहा, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। ये पल वहां मौजूद लोगों के लिए भी बेहद भावुक था। अब घरों, गोदामों और भंडारण क्षेत्रों तक सांपों की पहुंच को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है, जो सर्पदंश से मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सांपों के संरक्षण में भी मदद करेगा। इस डिवाइस को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर मनेंद्र कुमार और पीजी जियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह ने विकसित किया है। इस उपकरण के डिजाइन को यूके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफिस से पेटेंट मिल चुका है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार नए साल में राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। राजधानी पटना से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस ई बस सेवा के तहत बोधगया, राजगीर, नवादा, कैमूर, सासाराम, बांका, सीतामढ़ी, वैशाली समेत कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश में महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत बागपत से की गई है। इस अभियान के तहत 14 वर्ष से अधिक उम्र की 50 बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई गई, जिससे वे भविष्य में होने वाले इस घातक कैंसर से सुरक्षित रह सकेंगी। बागपत ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जिसने इस दिशा में ठोस और साहसिक पहल की। इस अभियान की शुरुआत खुद जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने की। डीएम ने न सिर्फ वैक्सीन लगवाकर संदेश दिया, बल्कि बच्चियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, स्वस्थ बेटी ही सशक्त समाज की नींव है। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात एक ऐसे शो की जिसमें फूलों की खुशबू के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ते देश की हर तरह की झलक समाहित है। अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल फ्लावर शो का शुभारंभ हुआ, जिसका मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अहमदाबाद के फ्लावर शो का जिक्र करते हुए इसे हर किसी का मन मोह लेने वाला करार दिया। मन को मोह लेने वाली ये भव्य तस्वीरें हैं अहमदाबाद में लगे 14वें इंटरनेशनल फ्लावर शो की।
यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल तो लोगों को आकर्षित कर ही रहे हैं, लेकिन इस फ्लावर शो के जरिए और भी बहुत शानदार कृतियां और झांकियां देखने को मिल रही हैं। भारत एक गाथा थीम के साथ शुरू हुए इस फ्लावर शो में फूलों से ऐसी ही भव्य आकृतियां बनाई गई हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई हैं। यहाँ 30 मीटर व्यास का भव्य पुष्प मंडल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा पुष्प चित्र प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों ही कृतियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पहला रिकॉर्ड विश्व के सबसे बड़े फ्लावर मंडला का है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े फ्लावर पोर्ट्रेट का है। देश के भी विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ फ्लावर शो देखने के लिए पहुँचते हैं। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फ्लावर शो, जिसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सरदार पटेल एट 150 इसे, और उसके बिल्कुल नीचे की तरफ फ्लावर मंडला है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान भी मिला है। अगर बात करें तो सरदार पटेल एट 150 जो हम आकृति यहाँ पे देख रहे हैं और जो फ्लावर मंडला है, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। क्या खासियत है इसकी, और इस फ्लावर शो के बारे में भी बताइए। ये इस बार हर साल हम फ्लावर शो कर रहे हैं। दिस इज 14th एडिशन ऑफ द फ्लावर शो। इस बार हमने फ्लावर मंडला और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट के लिए दावेदारी की थी। उसमें हमको दोनों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और इसमें 7 लाख से ज़्यादा लाइव फूल से ये हमने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है और लाइव मंडला जो प्लांट्स के फ्लावरिंग प्लांट से बनाया हुआ है। और इस बार हमने अलग अलग डिफरेंट जोन में इसको ये फ्लावर्स को डिवाइड किया है। उसमें इंडियन का माइथोलॉजी है, इंडियन के त्यौहार है, इंडिया के डांसेस है और अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बच्चों के लिए पोर्शन रखा हुआ है। सर, जो पोर्ट्रेट की बात करें उसकी भी क्या उसका पैमाना था जो हमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान भी मिला है, क्योंकि आपने बताया 7 लाख फूल उसके अंदर आपने लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी साइज़ और जो फ्लावर मंडला है इसके बारे में भी बताइए। जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट गिनीज बुक के लिए था 50 स्क्वायर मीटर एरिया लाइव फ्लावर्स का पोर्ट्रेट का मिनिमम रिक्वायरमेंट था, जो हमने अचीव किया 329 स्क्वायर मीटर एरिया और लाइव प्लांट्स उसमें 7 लाख लगे हैं। जबकि मंडाला में मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 25 स्क्वायर डायामीटर और हमने जो उसको अचीव किया है 36 डायामीटर। तो ये फ्लावर शो की बात करें तो लगातार तीसरा साल है जब फ्लावर शो के अंदर जो अलग अलग आकृतियां यहाँ पे बनाई जाती हैं फूलों के साथ, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। ये लगातार तीसरा मौका है जब इस फ्लावर शो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस बार यहाँ आधुनिक भारत की प्रगति की गाथा को फूलों के जरिए दर्शाया गया है। फूल, कला और कल्पना के संगम से भारत के इतिहास, संस्कृति, उपलब्धि और भावनाओं को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया है। मेरी बाईं तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अटल ब्रिज और उसके बिल्कुल नीचे से बहती हुई साबरमती नदी की तस्वीरें आपको यहीं फ्लावर शो में से दिखाई पड़ेंगी। और फ्लावर शो की अगर बात करें तो ये 14वां साल है जहां लगातार अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो की शुरुआत की जाती है और लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पे दिखती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन की अगर बात करें तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर तेज़ी से कामकाज जारी है और रेल मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि 15 अगस्त 2027 से पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उसी के साथ की तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल आपको दिख रहा है, साथ ही में वेलकम टू कॉमनवेल्थ 2030 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यानी 2030 में जो कॉमनवेल्थ अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है उसका समावेश इस फ्लावर शो में किया गया है। फ्लावर शो के अंदर अलग अलग फूलों का समावेश यहाँ पे किया जाता है। लाखों फूल से यहाँ पे अलग अलग जो आकृतियाँ हैं वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। इसके बिल्कुल थोड़े बाईं तरफ जैसे ही आप जाते हैं तो ओलंपिक की भी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलती है। 2036 ओलंपिक को लेकर भारत प्रयासरत है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2036 में जो ओलंपिक खेला जाना है उसकी भी मेजबानी भारत को मिले। वहीं दूसरी तरफ देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी दर्शाया गया है। भारत की पौराणिक धरोहर को दर्शाने वाला शाश्वत भारत जोन भी है, जिसमें समुद्र मंथन, गीता सार, गोवर्धन लीला, गंगा अवतरण और राम सेतु जैसे पौराणिक प्रसंगों को
पुष्प शिल्पों के माध्यम से कलात्मक रूप में पेश किया गया है। भारत के विज्ञान में जो भारत लगातार आगे की तरफ प्रयासरत है उसे यहाँ पे दिखाया गया है। निसार सैटेलाइट की तस्वीरें यहाँ पे हैं, साथ ही में इसरो की तस्वीर जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो पोर्ट्रेट यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है उसी पोर्ट्रेट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है और साथ ही में ये पूरी वो जगह है। फिलहाल मेरी मौजूदगी भारत की जो अलग अलग सिद्धियाँ हैं उस जोन में है। ऐसे ही 6 जोन बनाए गए हैं। मेरे आगे की तरफ पौराणिक जोन भी यहाँ पे हैं, साथ ही में अलग अलग संस्कृतियों की झांकी यहाँ पे बनाई गई है। बच्चों के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें स्पाइडरमैन समेत अलग अलग झांकियाँ तैयार की गई हैं। जो फ्लावर मंडल और जो सरदार पटेल का पोर्ट्रेट है उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। साथ ही में 6 अलग अलग जोन में लाखों की फूलों का समावेश करके अलग अलग जो झांकियाँ हैं वो तैयार की गई हैं। फ्लावर शो की यात्रा एक भव्य प्रवेश द्वार से होती है जहां 2 विशाल पुष्प सिंह स्वागत करते नजर आते हैं जो भारत के साहस, गौरव और अडिगता के प्रतीक हैं। प्रवेश जोन में कमल फव्वारे के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव को फूलों से सुसज्जित कर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न त्योहारों को समर्पित विशेष जोन भी बनाए गए हैं। पुष्पकला के माध्यम से यहाँ दीपावली का प्रकाश और आशा का संदेश, होली के रंग की खुशियाँ, ओणम की पारंपरिक सौम्यता और बिहू के लयबद्ध जैसे उत्सवों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ उकेरा गया है। यहाँ बच्चों के लिए एक विशेष रंगीन और आनंदमय जोन भी तैयार किया गया है जहाँ कार्टून पात्रों के जरिए मनोरंजन और कल्पना की दुनिया रची गई है। मैं यहाँ पे फ्लावर शो में आया हूँ, ठीक है। एकदम बढ़िया यहाँ पे पार्किंग का है, कोई इश्यू नहीं है। पानी भी आप देखने जाओगे तो एकदम प्योर और मिनरल वाटर मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरा का पूरा बेस्ट डेकोरेशन है, क्लीनिंग और हाइजीन का पूरा ध्यान रख के यहाँ पे बनाया गया है। फूलों के साथ एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस है और 80 रुपीज़ यानी कि एकदम अपने लिए परफेक्ट है। और आप बच्चों को लेकर आ रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है। इस फ्लावर शो में फूलों से सुसज्जित जो आकृतियां बनाई गई हैं, उनमें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य परंपराओं को समर्पित जोन भी है, जिसमें कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा और कथकली जैसे नृत्य रूपों को भी प्रस्तुत किया गया है। इस जोन के केंद्र में भगवान नटराज का भव्य रूपांकन है, जो भारत की कलात्मक समृद्धि, परंपरा की निरंतरता और लय की सार्वभौमिक भाषा का प्रतीक है। इस फ्लावर शो में स्त्री सशक्तिकरण थीम पर तैयार किए गए एक विशेष स्कल्पचर का भी अनावरण किया गया है। तो अगर आप भी इस अनुपम फ्लावर शो का दीदार करना चाहते हैं तो आपके पास 22 जनवरी तक इसे देखने का मौका है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। नए साल के दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। शुक्रवार 2 जनवरी को सेंसेक्स 573 अंकों की बढ़त के साथ 85,762 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 182 अंकों की छलांग लगाई और ये 26,328 पर बंद हुआ। नए साल की शुरुआत में भी सोना और चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है। 2 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,37,020 रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले रेट से 1,180 रुपए अधिक है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,300 रुपए बढ़कर 2,34,550 रुपए पर पहुंच गई। शुक्रवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर गया। डॉलर की निरंतर मांग और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार निकासी के कारण रुपए पर दबाव बना रहा और अंत में रुपया 22 पैसे गिरकर 90 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ऑनलाइन परीक्षा पर मंडरा रहे एआई खतरे की। अभी तक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियों पर खतरा मंडराने की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम पर भी इसका खतरा देखने को मिल रहा है।
डिजिटल दुनिया में एआई के आने के बाद अब ऑनलाइन हो रही परीक्षाएं भी शक के दायरे में आ गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी ACCA यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंटेंट्स ने अपनी ऑनलाइन परीक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है। यूके की संस्था ACCA ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि AI के जरिए चीटिंग करने के मामले अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। ACCA के मुताबिक साल 2026 में मार्च से दुनिया भर के सभी 5 लाख से ज्यादा छात्रों को अनिवार्य रूप से ऑफलाइन यानी कि एग्जाम सेंटर पर जाकर ही परीक्षा देनी होगी। कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन को देखते हुए घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम देने की सुविधा शुरू की गई थी। ACCA ने बताया कि चीटिंग करने वाले सिस्टम इतनी तेजी से तैयार हो रहे हैं कि उसके आगे सुरक्षा इंतजाम कमजोर होते जा रहे हैं। ACCA ने यह भी स्वीकार किया कि लोग अब गलत काम करने के लिए AI के एडवांस टूल की मदद ले रहे हैं, जिससे कि एग्जाम की ईमानदारी को बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। ACCA के फैसले का असर भारत में भी पड़ेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भारतीयों के लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में हर साल हजारों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। भारतीय छात्र अक्सर सुविधा और समय बचाने के लिए रिमोट एग्जाम यानी कि ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब उन्हें परीक्षा देने सेंटर पर जाना होगा। जानकारों का कहना है कि भारत के छोटे शहरों में रहने वाले छात्रों के लिए यह मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें परीक्षा देने के लिए बड़े शहरों के सेंटर्स तक जाना होगा। आज के दौर में जब ऑनलाइन परीक्षाओं का चलन काफी बढ़ गया है, ऐसे में AI चीटिंग की वजह से ACCA का ऑनलाइन एग्जाम बंद करने का फैसला काफी चौंकाने वाला है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप देख सकते हैं, पहले जब AI आया था उससे एग्ज़ाम होते थे तो लगा था कि चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसका दुरुपयोग भी होता है, उसके मिसयूजेस भी होते हैं। तो उसको देखते हुए अगर वो ऑफलाइन का डिसीजन ले रहे हैं तो मे भी ये सही हो सकता है। हाँ, जो वही चीज़ है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो नुकसान के लायक भी हो सकती है। जैसा कि आप और हम जानते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके दोनों इफेक्ट होते हैं। उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं और उसके जो बेनिफिट हैं वो भी होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे नकल संभव हो, मैं इसकी सिक्योरिटी नहीं ले सकता, लेकिन इसके लिए भी कोई टूल आनी चाहिए जो हमें ये सिक्योरिटी कर सके कि हम AI के माध्यम से नकल रोक सकते हैं। और ये कोई व्यवस्था नहीं हुई कि हम सिर्फ ऑफलाइन लेंगे, क्योंकि इतने बड़े देश में सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम संभव नहीं है। ऑफलाइन एक रास्ता नहीं है, मेथड बहुत सारे होते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल वे हो उसको सॉल्व करने की। इसमें हो सकता है जो कंडक्ट करवा रहे हैं वो भी एक नया रास्ता ढूंढे इसको सॉल्व करने का, और जो पीछे से सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर रहे हैं या फिर जो भी मेथड हैं चीटिंग के, उनसे भी कंप्लेंट करे कि वो भी अपना एक निकाले कुछ, जिससे पता लगे कि अगर चीटिंग की है किसी स्टूडेंट ने तो पता लग जाए। कुछ हो, ऐसी मार्किंग हो, कोई क्लू हो, कोई की हो, पॉइंट हो, जिससे पता लग जाए कि ये चीटिंग है का आंसर है और ये रियल आंसर है। ऑनलाइन एग्ज़ाम से ये फ़ायदा है कि आप एक तो टाइम की सेविंग होती है, एक आप उससे उतना इजीली उतना फास्ट रिजल्ट दे सकते हो। ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो HSSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। वो पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं हमारे अभी हुआ है, तो उसमें इशू ये आता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आ जाता है रिज़ल्ट में। लेकिन ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी वो डिक्लेयर कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बंद करना चाहिए। क्योंकि इसलिए बंद नहीं करना चाहिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि हम ऑनलाइन अगर देते हैं तो वो लैपटॉप में जो कैमरा होता है उसे तो हमारे ऊपर नज़र रखा जाता है ना। एट दैट टाइम इफ़ आई एम यूजिंग एनी मोबाइल फ़ोन और वट एवर टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो हम AI का यूज करेंगे, उसके लिए तो हम कोई एपैरेटस इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करेंगे, और हम तो डिसिप्लिन्ड वे में बैठे रहेंगे कैमरा के सामने। तो बंद नहीं होना चाहिए ये। और अब बात कल से शुरू होने जा रहे प्रयागराज माघ मेले की। अब से कुछ ही घंटों के बाद ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक माघ मेला शुरू होने जा रहा है। माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी यानी कि शुक्रवार को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से होगी और इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ होगा। माघ मेला केवल एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, साधना और सनातन परंपरा का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार माघ मास को देव मास भी कहा जाता है। इस दौरान संगम में किया गया स्नान गंगा जल के समान पुण्यकारी माना जाता है।
जिस तरह से सनातन धर्म अनादि है, उसी प्रकार से प्रयागराज की महिमा का कोई आदि अंत नहीं है। मान्यताओं के अनुसार यज्ञ और दान दक्षिणा से संपन्न स्थल देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जैसे देवताओं ने इसका नाम प्रयागराज रख दिया। इसका जिक्र कई पुराणों में मिलता है और जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा श्रेष्ठ होते हैं, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। देखिए, माघ की तो महिमा अनंत है। माघ एक ऐसा मास है जो जहाँ और तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा तीर्थ है जिसका संबंध अनादिकाल से है। माघ में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक तीर्थ आते हैं, प्रत्येक तीर्थपति आते हैं, प्रत्येक देवता आते हैं, किन्नर गंधर्व सप्तऋषि सहित पूरे ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां भी आती है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी आते हैं। तो सबके समाहित संगम है। यहाँ ब्रह्मा और जीव का संगम है, यहाँ भक्त और भक्ति का संगम है, यहाँ भक्त और भगवान का संगम है। खाली त्रिवेणी संगम गंगा जमुना का नहीं है, ये सबका संगम है। संगम नगरी प्रयागराज की पावन रेती पर हर वर्ष की तरह इस बार भी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं वाले माघ मेले का आयोजन हो रहा है। माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी यानी शनिवार को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से हो रही है। पहले स्नान के शुरू होने से पहले संगम तट पर साधु संतों ने डेरा जमा लिया है और तंबुओं वाले इस शहर में कल्पवासियों का मेला लगा है। इस साल संगम की रेती वाला ये माघ मेला करीब 800 हेक्टेयर में बसाया गया है। यहाँ साधु संत, तीर्थ यात्री और कल्पवासियों के लिए शानदार घाट, आने जाने के लिए पांटून पुल, श्रद्धालुओं के लिए लंगर, पीने के पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है ताकि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। यहाँ हम संगम क्षेत्र में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ ये स्नान घाट है और स्नान घाट पे सभी श्रद्धालु आएंगे और पौष पूर्णिमा के स्नान से इस माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। पीछे की तरफ जहाँ झंडे लगे हुए हैं वो घाट हैं और इन स्नान घाटों को बनाया गया है। 8 किलोमीटर के आसपास ये जो स्नान घाट हैं वो बनाए गए हैं, बोरियां ये डाली गई हैं, यहीं पर आकर श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस पौष पूर्णिमा के स्नान से 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। नो व्हीकल जोन रखा गया है और स्नान के दिनों में कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। उनको आम जनता की तरह यहाँ आना होगा और स्नान करना होगा। यहाँ सीसीटीवी कैमरे की नज़र से पूरे इस माघ मेले को सजाया गया है और एआई कैमरों की नज़र भी यहाँ पर है। तो अब बिजली की व्यवस्था भी की गई है ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और पूरे इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में करीब 12 से 15 करोड़ तीर्थ यात्रियों के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इन तीर्थ यात्रियों के सुरक्षित और सुलभ संगम स्नान के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से मेले के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। खासकर प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग के यहाँ पे घाट बन के तैयार हैं। सभी श्रद्धालु और कल्पवासी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। पिछले माघ से अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है, चाहे चेंजिंग रूम की संख्या में वृद्धि करना हो, चाहे हमारे साइनेजेस लगाना हो, चाहे हमारा वॉच टावर हो, डीप वाटर बैरिकेडिंग यहाँ पे तैयार है और पिछले माघ से अधिक संख्या में श्रद्धालु भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी हम लोग ने रख रखी है। माघ मेले में इस बार जो इसकी दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ जनपद में जो माघ मेला हमारा प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख से इसमें प्रथम स्नान है 3 जनवरी को, उसके बाद कंटिन्यूस स्नान चलते रहेंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, उस सब दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 17 थानों में इस पूरे मेले को विभक्त किया है और 42 चौकियों में विभक्त किया है। एडिशनल एसपीज और सीओज की ड्यूटी लगाई है।
वैसे तो माघ का पूरा महीना ही स्नान और दान के लिए शुभ माना गया है, लेकिन माघ मेले में कुछ विशेष तिथियां ऐसी हैं जिनका बड़ा ही धार्मिक महत्व रहा है। इस बार माघ मेले में 6 मुख्य स्नान पर्व हैं, जिनमें पहला पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान सुबह होने वाला है, जिसके लिए बड़ी संख्या में कल्पवासी परिवार संग संगम तट पर पहुंचने लगे हैं, जो ई रिक्शा, पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में पूजा पाठ और रोजमर्रा का सामान लेकर माघ मेला पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में कल्पवासी आते हैं और पूरे महीने जप तप करते हैं। कल्पवासियों का आना शुरू हो गया है क्योंकि ये मेला पौष पूर्णिमा में शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं, जो कल्पवासी हैं यहाँ पर आ गए हैं, अपनी कुटिया को यहाँ पर सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और यहाँ तुलसी रखी जा रही है और तुलसी के बाद यहाँ पर उस तुलसी की पूजा करेंगे। जो भी कल्पवासी आते हैं संगम में स्नान करते हैं, फिर एक वक्त भोजन करते हैं और जमीन पर ही यहाँ पर शयन करते हैं और पूरा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। माघ मेला में तो यहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ हम लोग तो 12 साल कर चुके हैं, 12 साल हमारे पूरे हो गए हैं और यहाँ पे पूजा पाठ होता है, यहाँ 3 टाइम स्नान होता है, यहाँ भजन होता है, 1 टाइम भोजन होता है। यहाँ तो खूब आनंद है। 1 महीना यहाँ कल्पवास करेंगे और पूर्णिमा के दिन से जन संकल्प लेंगे कि 1 महीने के लिए संकल्प लेते हैं। एक समय खाते हैं, पीते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और शाम को फलाहार कुछ ले लेते हैं। यहाँ 1 महीना हमारे चाचा जी कल्पवास करेंगे। हाँ, वही सब सामान का सेटिंग कर रहे हैं। माघ मेले की सबसे बड़ी विशेषता कल्पवास की परंपरा है। हर साल देश के कोने कोने से कल्पवासी और साधु संत संगम तट पर पहुंचते हैं और 1 महीने तक कठिन नियमों के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इस 1 महीने के दौरान कल्पवासी सुबह, दोपहर और शाम संगम में स्नान करते हैं और एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कल्पवास करने से आत्मशुद्धि, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा से इनकी जो कल्पवास का जो नियम है, जो इनकी दिनचर्या है, वो प्रातःकाल स्नान, उसके बाद अपना एक सन्यासी खिलाकर भोजन करना, फिर दोपहर स्नान और शाम को स्नान, 3 टाइम इनका स्नान होता है। उसके बाद रात्रि का फलाहार करते हैं। प्रतिदिन कथा, प्रवचन, पूजन आदि 1 महीना निरंतर इसी में धार्मिक कार्य में ये कल्पवासी लगे रहते हैं, जो निरंतर 1 महीना तक चलता है। पूर्णिमा से लेकर और माघी पूर्णिमा तक ये कल्पवास इनका निरंतर चलता है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम ही नहीं, बल्कि अनेक संप्रदायों, संस्कृतियों, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का भी अद्भुत संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हो, वो स्थान ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के बराबर हो जाता है। संगम की रेती पर बसने वाला ये मेला श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा। संगम तट पर होने वाला ये विशाल आयोजन सिर्फ मेला भर नहीं, बल्कि ये आस्था, साधना और सनातन परंपरा का प्रतीक है, जिसकी शुभ शुरुआत शनिवार सुबह से हो रही है और इस मेले का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ होगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑस्ट्रेलिया ओपन में वीनस विलियम्स बनेंगी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। भारत न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से शुरू होने जा रही वनडे सीरीज को लेकर लोगों में कितना जबरदस्त जोश है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले मैच के सभी ऑनलाइन टिकट महज 8 मिनट में ही बिक गए। बड़ौदा में खेले जाने वाले पहले वनडे के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री 1 जनवरी को शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट बिक्री शुरू हुई और देखते ही देखते 8 मिनट के अंदर सभी ऑनलाइन टिकट बिक गए।
वनडे सीरीज को लेकर दिलचस्पी की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेप्सी ने दिसंबर 2024 में अचानक पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हेड कोच से इस्तीफा देने के पीछे की वजह का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि टीम की खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि पीसीबी के रवैये और अंदरूनी कामकाज के तरीके के चलते उन्होंने पद छोड़ा था। गिलेप्सी के मुताबिक उन्हें बताए बिना सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन को निकाल दिया गया था, जो कि पूरी तरह अस्वीकार्य था। गिलेप्सी ने कहा कि इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। अमेरिका की टेनिस स्टार वीनस विलियम्स एक और इतिहास रचने जा रही हैं। उन्होंने 45 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड हासिल किया है, जो कि 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। वो इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम में मुख्य ड्रॉ में खेलते हुए सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2015 में जापान की 44 साल की किमिको डेट के नाम था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टीवी।